आज के क्लास में हम लोग विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर पढ़ेंगे। विड्थ का मतलब जानते हो आप लोग, विड्थ का मतलब चौड़ाई होता है और डिप्लीशन लेयर का भी मतलब आप लोग अब समझ गए हो। पिछले क्लास में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन पढ़े थे और मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि पीएन जंक्शन को ही हम लोग डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। डिप्लीशन लेयर का क्या मतलब होता है, कैसे बनता है, ये सारी बातें पिछले क्लासेज में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग को आज के क्लास में विड्थ ऑफ पीएन जंक्शन पढ़ना है और विड्थ ऑफ पीएन जंक्शन का फॉर्मूला पढ़ना है। ठीक है, और फॉर्मूले से हम लोग को ये पता चल जाता है कि जो चौड़ाई होता है पीएन जंक्शन का वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है, किस किस वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। विड्थ को हम लोग W से रिप्रेजेंट करेंगे, तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर W इक्वल टू होगा √2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R इंटू वी नॉट डिवाइडेड बाई Q इंटू Na प्लस ND डिवाइडेड बाई Na इंटू ND। ठीक है, ये इसका मेन फार्मूला हो गया। इसको थोड़ा और सॉल्व फॉर्म में लिखोगे, इसी का ये सॉल्व फॉर्म है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R के बदले एप्सिलॉन लिखा गया है, यानी कि एप्सिलॉन इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। मतलब इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको इकट्ठे हम लोग एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वी नॉट तो रहेगा ही डिवाइडेड बाई क्यू, और इस इक्वेशन को अलग से सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, कैसे आ जाएगा तो आप थोड़ा सा देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये पहले वो वाला वैल्यू लिख लोगे, Na प्लस ND है डिवाइडेड बाई Na इंटू ND है। ठीक है, बहुत लोग ऐसे समझ ही गए होंगे। इसको दो पार्ट में ब्रेक करो, इस इक्वेशन को दो पार्ट में लिखोगे तो Na डिवाइडेड बाई Na इंटू ND लिखोगे प्लस ND डिवाइडेड बाई Na इंटू ND लिखोगे। क्लियर है, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिए। वापस से इस इक्वेशन को अगर एलसीएम लेके जोड़ोगे तो यही बात वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से Na कैंसिल हो जाएगा, ND से ND कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन क्या बचा 1/ND प्लस 1/Na। ठीक है, यही चीज़ वहाँ पे लिखा हुआ है, या इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लोगे तो 1/Na लिख सकते हो प्लस 1/ND लिख सकते हो ना, इसको इधर और इसको इधर लिख लिए। समझ गया, तो इतना वाला जो पार्ट है इसको मैं अलग से सॉल्व करके बता दिया, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R के बदले एप्सिलॉन लिखा है। ठीक है, अब इसमें देखने वाला बात ये है कि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन R क्या है, वी नॉट क्या है, Q क्या है, Na ND क्या है। ठीक है, इसमें से बहुत सारा क्वांटिटी ऑलरेडी आप लोग जानते हो। जो नहीं जानते हो वो है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R। बाकी जितना भी वैल्यू इसमें है, जो भी टर्म यहाँ पे यूज किया गया है, ये सारे टर्म्स को आप लोग ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, चलो तो पहले एप्सिलॉन को देखते हैं कि क्या होता है। तो एप्सिलॉन इक्वल टू हमने सबसे पहले लिखा है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है भाई, तो ये होता है परमिटिविटी ऑफ सिलिकॉन, जिसका वैल्यू होता है 11.7। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये फिक्स वैल्यू है, इसको याद रख सकते हो। परमिटिविटी ऑफ सिलिकॉन 11.7 होता है, और एप्सिलॉन R जो होता है परमिटिविटी ऑफ जर्मेनियम होता है, जिसका वैल्यू 16 होता है। ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। परमिटिविटी क्या होता है जानते हो आप लोग, परमिटिविटी और परमिएबिलिटी दो टर्म है। ठीक है, ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। परमिटिविटी इज द एबिलिटी या प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब थोड़ा सा हिंदी में बता रहे हैं, इसको समझ लोगे। परमिटिविटी जो होता है ना, किसी भी मटेरियल का या किसी भी पदार्थ का वो गुण है जिस गुण से वो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। उसके अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर लेता है। जब कैपेसिटर पढ़ोगे तो वहाँ पे भी ये एप्सिलॉन R मिलता है। ठीक है, तो कैपेसिटर जो होता है ना, उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, और परमिएबिलिटी जब इंडक्टर पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे परमिएबिलिटी मिलता है। परमिएबिलिटी भी क्या होता है, एक पदार्थ का गुण है जिस गुण के कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो स्टोर करता है इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो दोनों केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही स्टोर हो रहा है। परमिटिविटी के केस में भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होता है, परमिएबिलिटी के भी केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होता है। बट डिफरेंस कहाँ पे है, तो परमिटिविटी के कारण
जो परमिटिविटी वाला है गुण, उसके कारण जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होता है, और परमिएबिलिटी के कारण जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड में होता है। ठीक है, आगे मिलेगा तो जब मिलेगा तो पढ़ना। फिलहाल हमको जो चीज़ का ज़रूरत है किसी और का है, फिलहाल नहीं, किसी और का नहीं है, ये हम ही लोग का है। ठीक है, वो अक्षय कुमार के गाना में किसी और की थी, वो हम लोग के यहाँ ये हमारी ही है। चलो ठीक है, एप्सिलॉन आर मतलब परमिटिविटी ऑफ सिलिकॉन, इसको याद रखना यार। ठीक है, परमिटिविटी समझ गए, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए, तो ये कांस्टेंट होता है, और हर एक मटेरियल का एबिलिटी अलग अलग होता है, और ये कांस्टेंट वैल्यू होता है। ठीक है, जैसे आपका रोटी खाने का एबिलिटी है कि मैक्सिमम आप 15 रोटी खा सकते हो, तो एबिलिटी है ना भाई कि भाई 15 रोटी खा सकते हो। वैसा ही यहाँ पे भी है। ठीक है, या कोई ऐसा भी स्टूडेंट होगा जिसका कैपेसिटी होगा कि वो 16 रोटी खा सकता है। ठीक है, तो वैसे ही मटेरियल का भी अपना इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने का एबिलिटी होता है। वी नोट क्या है, तो बैरियर वोल्टेज होता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। बैरियर वोल्टेज भी कहाँ से आया भाई, तो पिछला वीडियो देख लेना, या याद होगा तो ठीक है, अभी मैं दोबारा नहीं बताऊँगा। और इसका वैल्यू मैं बता चुका हूँ कि 0.7 वोल्ट होता है फॉर किसके लिए, सिलिकॉन के लिए, और 0.3 वोल्ट होता है फॉर जर्मेनियम। ठीक है, हर बात याद रखो, बार बार टीचर को बताने का ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। अगर बार बार आपको ये सारा चीज़ भूल जा रहे हो, नहीं याद रह रहा, यानी कि आपके दिमाग में कमी है, उस कमी को ठीक कीजिए। और क्यू क्या होता है, तो क्यू यहाँ पे चार्ज है, चार्ज ऑफ चार्ज कैरियर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का चार्ज होता है। कितना होता है वो जानते हो आप लोग, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। आया बात समझ में। और Na-Nd के बारे में हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, और लिखेंगे भी नहीं, और आपको अभी बताएंगे भी नहीं। ठीक है, बुरा लगा। Na और Nd क्या होता है यार, कितना बार हमसे बुलवाओगे। Na कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम को बोलते हैं या इम्प्योरिटी को बोलते हैं, और Nd किसको बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ डोनर को बोलते हैं। यानी कि पेंटावेलेंट एटम का जो डेंसिटी होता है उसको Nd, और ट्राईवेलेंट एटम का जो डेंसिटी होता है उसको Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए, ये दो टर्म ऑलरेडी जानते हो आप लोग, क्या होता है Na-Nd, ऑलरेडी पहले से भी हम लोग को पता है। अगर इस इक्वेशन में Na-Nd के बराबर हो जाए, यानी कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोपिंग कंसंट्रेशन सेम हो जाए, मतलब पी टाइप जब बनाया गया, मान लो एक सेमीकंडक्टर का टुकड़ा बनाया गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर का टुकड़ा बनाया गया, तो उसमें ट्राईवेलेंट एटम मिलाया गया, जैसे मान लो पर सेंटीमीटर क्यूब Na मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाया गया, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन 10⁻³ पर सेंटीमीटर क्यूब है। किसका है, तो ये ट्राईवेलेंट का है। ठीक है, वैसा ही अगर मान लो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया गया और इसमें भी 10⁻³ पर सेंटीमीटर क्यूब डॉपिंग किया, किसका, पेंटावेलेंट का। ठीक है, पेंटावेलेंट का, तो दोनों में डॉपिंग कंसंट्रेशन क्या हो गया, सेम हो गया। पी टाइप में और एन टाइप में 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10⁻³ यहाँ पे ट्राईवेलेंट एटम मिलाया गया, और वैसा ही एन टाइप बनाना था तो 10⁻³ पर सेंटीमीटर क्यूब पेंटावेलेंट डोपेंट मिलाया गया। तो यहाँ पे जो Na का कंसंट्रेशन होगा वही Nd का कंसंट्रेशन होगा। आया बात समझ में। तो इसको अगर Na = Nd हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं डेट इज आइडेंटिकल डोपिंग। आइडेंटिकल डोपिंग, डोपिंग क्या होता है आप लोग को मैं बता चुका हूँ, कहाँ बताया हूँ, आप लोग का काम है याद रखना, खोजना, कहीं ना कहीं लिखाया हुआ होगा। डोपिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच वी आर एडिंग द इम्प्योरिटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। डोपिंग एक प्रोसेस है जिसके तहत हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। जानते हो ना, डोपिंग, डोपेंट्स जानना चाहिए आप लोग को। ठीक है, तो एन और पी रीजन में। अब Na अगर Nd के बराबर हो जाएगा तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, या तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो दोनों जगह Na पुट कर दो, यहाँ पे भी Na, यहाँ पे भी Na, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2/Na बन जाएगा। या दोनों के जगह पे Nd पुट कर दोगे तो 2/Nd हो जाएगा। करके देख लेना, या करके बता दूँ। ठीक है, Na + Nd। अब चूंकि ये दोनों इक्वल है, Na = Nd है, तो आप दोनों जगह पे Na पुट कर दो। पहले Nd पुट करते हैं, यहाँ पे भी Nd पुट कर देते हैं, और ये तो ऑलरेडी Nd है ही। एलसीएम लोगे तो Nd आएगा, 1 + 1 आ जाएगा, 2/Nd आ जाएगा। आया बात समझ में। वैसे ही अगर दोनों जगह पे Na पुट कर दोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा। तो ये इक्वेशन हो जाएगा 2ε/Q √2ε/Q
इंटू 2/ND इंटू V0। V0 यहाँ पे था, यहाँ पे लिखे, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लिकेशन में है। आया बात समझ में। अब देखो ये क्या, ये जो विड्थ है, मैं शुरू के अभी क्लास में बताया कि किन किन बातों पे डिपेंड करता है, वही चीज़ मेरा मेन मोटो है आज के क्लास में पढ़ाना। तो यहाँ पे एप्सिलॉन जो है ना, ये कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट है कि ये दोनों वैल्यू फिक्स है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक फिक्स वैल्यू आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। तो आपका ना एप्सिलॉन कांस्टेंट वैल्यू हो गया, क्यू कांस्टेंट वैल्यू हो गया, V0 भी कांस्टेंट होता है, ये भी कांस्टेंट होता है। तो बचा क्या इसमें, वेरिएबल वैल्यू कौन सा है, तो वेरिएबल है ND। ठीक है, यहाँ पे ND भी हो सकता था, Na भी हो सकता था, बट हमने ND लिखा है, आगे Na भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं। ND क्या है, तो कंसंट्रेशन ऑफ डोनर डोपेंट्स है, ठीक है, या पेंटावेलेंट डोपेंट्स है। तो ND ये हो गया, या Na रहता है तो कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर डोपेंट्स बोलते हैं। तो ये जो W है ना, ये फाइनली किस पर डिपेंड करिए, ये W डिपेंड किया ND पे या Na पे। तो यहाँ पे हमने यही चीज़ लिखा है कि W इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√ND और Na, और ND Na को या तो ND नहीं तो Na किसी एक को लिख सकते हैं, और इसको हम लोग डोपिंग बोल सकते हैं। तो फाइनली आप लिख सकते हो W इक्वल टू W इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/डोपिंग। मतलब जितना ज़्यादा डोपिंग करोगे, जितना ज़्यादा Na और ND का कंसंट्रेशन होगा, जितना हाई अमाउंट से आप डोपेंट्स को ऐड करोगे, जैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब में सपोज करो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया, इसमें 1000 एटम मिला है, पेंटावेलेंट एटम मिला है, और दूसरा 1 सेंटीमीटर क्यूब है, N टाइप या P टाइप, कोई एक ही टाइप ले लो, उसमें मान लो 100 मिला है, 100 एटम मिला है पेंटावेलेंट का। यहाँ पे 1000 एटम मिला रहे हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में, और अगला में 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि दोनों जगह वॉल्यूम सेम है, लेकिन एटम का कंसंट्रेशन अलग अलग है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कौन सा इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा डोपेंट्स का, कि इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली बोलोगे कि सर इसमें 1000 डोपेंट्स मिलाए हैं। ठीक है, यानी कि जितने डोपेंट्स जितना ज़्यादा ऐड किया उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डोपिंग बोलेंगे। तो जितना ज़्यादा डोपिंग होगा, डिप्लीशन विड्थ उतना ही कम होगा। सुनाई दिया, जितना ज़्यादा डोपिंग होगा, जितना ज़्यादा हाईली कंसंट्रेटेड P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर होगा, PN जंक्शन का विड्थ क्या होगा, कम होगा। कंसंट्रेशन का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता है, डिप्लीशन विड्थ कम होते जाता है। चलिए अब इसको मैं थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ, पहले इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, ये सब रफ वाला चीज़ था, फेयर वाला चीज़ देख लोगे कहाँ कहाँ है, ये सब समझाने के लिए हम बताए थे, ये भी हम समझाने के लिए घेर देते हैं। ये सब समझाने वाला पॉइंट था, जो घेरा हुआ पॉइंट है उसको छोड़ के लिख लो। ठीक है, या उसको भी अपने समझने के लिए कहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इस प्रोसेस को और आगे लेके चलते हैं, और बहुत अच्छे से समझिएगा अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, अभी एक रिलेशन तो हम लोग जान गए कि W जो है, विड्थ जो है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √100 डोपिंग है, यानी कि जितना हाईली डोपिंग यूज करोगे, डिप्लेशन विड्थ उतना ही कम होगा। अब इस बात को ऐसे समझो, हम लोग यहाँ पे 5-6 केस लेंगे, 5-6 केस को हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग जज साहब हो, ठीक है, तो आप लोग देखो कैसे सॉल्व करोगे। जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग एक P टाइप सेमीकंडक्टर लिए और दूसरा N टाइप सेमीकंडक्टर लिए, और यहाँ पे हम लोग को डिसाइड करना है PN जंक्शन का विड्थ कितना होगा। दूसरा एक केस लेंगे, देखोगे थोड़ा ध्यान से, आप लोग पढ़े हो कि नहीं, आप लोगों को चीज़ें याद रहता है कि नहीं, आज की क्लास में टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे P टाइप है और यहाँ पे N+ टाइप है। ठीक है, नहीं बच सकते हो, मेरा पढ़ाई पढ़ो, आपको 6 सेमेस्टर तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सारा चीज़ बहुत स्टूडेंट लोग को नहीं पता होता। 6 सेमेस्टर में जब हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते हैं और इन सारी चीज़ों का ज़रूरत होता है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। ऐसा नहीं है कि मेरे स्टूडेंट लोग को नहीं पता होता है, मेरा जो स्टूडेंट होगा, जो हमसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा, उसको तो पता होगा ही। लेकिन बहुत सारे नए स्टूडेंट आते हैं तो मैं देखता हूँ क्या कि उन लोगों को कुछ पता ही नहीं रहता है यार, P+ टाइप क्या होता है सेमीकंडक्टर, हेवली डोपिंग क्या होता है, लाइटली डोपिंग क्या होता है, पता नहीं कहाँ से पढ़ के आ जाते हैं या नहीं पढ़े होते हैं। ठीक है, अब चौथा केस ले लो। चौथा केस में क्या देखोगे, ये दोनों P+ है, ये P+ होगा, ये भी N+ होगा। ठीक है, एक 5वां केस देखते हैं।
फिफ्थ केस, यहाँ पे P प्लस टाइप होगा और यहाँ पे N माइनस टाइप होगा। ठीक है, छठा केस ले लेते हैं, यहाँ पे P माइनस टाइप हो जाएगा और यहाँ पे N माइनस टाइप हो जाएगा। सबसे पहले तो ये आप लोगों को ये जानना होगा कि P प्लस क्या होता है, P क्या होता है और P माइनस क्या होता है, N प्लस क्या होता है, N क्या होता है, N माइनस क्या होता है, ये बात जानना ज़रूरी होगा। मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि P प्लस मतलब हैवली डोपिंग होगा। हैवली डोपिंग मतलब वहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा। सिंपली P लिखा हुआ होगा यानी कि मॉडरेट डोपिंग होगा, सामान्य डोपिंग होगा। क्या कंसंट्रेशन होगा, क्या उसमें इंट्रिंसिक का और क्या उसमें डोपेंट्स का रेशियो होगा, ये सारा बात मेरा लिखा हुआ है, पढ़ाया हुआ है, जाके पढ़िए आप लोग। ठीक है, और P माइनस क्या होगा ये सारा चीज़ बताया हुआ है, वहाँ पे कंसंट्रेशन P माइनस के लिए क्या यूज किया जाता है। चलिए, तो यहाँ पे P टाइप और N टाइप, यानी कि ये P टाइप सेमीकंडक्टर भी मॉडरेट डोप्ड वाला है और N टाइप भी मॉडरेट डोप्ड वाला है। तो यहाँ पे दोनों साइड में, मिडिल लाइन के दोनों साइड में मैं बता चुका हूँ, इस साइड में भी और इस साइड में PN जंक्शन बनता है। तो यहाँ पे जो PN जंक्शन बनेगा ना, इक्वल विड्थ का बनेगा। इक्वल विड्थ बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ से इधर का चौड़ाई और यहाँ से इधर का चौड़ाई क्या होगा, दोनों बराबर होगा। इसको अगर W1 बोलते हैं और इसको W2 बोलते हैं तो W1 इक्वल टू W2 होगा। ठीक है, W1 इक्वल टू W2 होगा। और ओवरऑल जो विड्थ होता है, इसका जो ओवरऑल विड्थ बोलेंगे PN जंक्शन का, W1 प्लस W2 होता है। अब यहाँ पे दोनों साइड में विड्थ बराबर बना और थोड़ा ज़्यादा बनेगा। दूसरा केस लेते हैं, यहाँ पे P टाइप है और यहाँ पे N प्लस टाइप है, यानी कि यहाँ पे मॉडरेट डोपिंग है और यहाँ पे हैवली डोपिंग है। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे डोपिंग क्या है, ज़्यादा है, हाईली डोपिंग है। तो क्या इस मिडिल लाइन के दोनों साइड में इक्वल विड्थ का PN जंक्शन बनेगा? बताओ, अभी तो पढ़े, ये फार्मूला कब किस दिन रात के लिए पढ़े हैं। थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पहले ही आप बना के दिखाओ, किधर विड्थ कम किधर ज़्यादा बनेगा, क्या दोनों साइड में बराबर बनेगा या कम ज़्यादा बनेगा। आप वीडियो को पॉज करके बनाइए, उसके बाद जब मैं बनाऊँगा तो मैच कर लेना। ठीक है, चलो तो देखो, मेरे अनुसार इधर कम बनेगा और इधर विड्थ ज़्यादा बनेगा। ठीक है, ये अगर इसको W1 बोल रहे हैं, ठीक है, और इसको हम लोग W2 बोल रहे हैं, तो आपको देख के लग भी रहा होगा कि W1 जो है लेस देन W2 है और ओवरऑल W जो होगा W1 प्लस W2 होगा। जो ओवरऑल चौड़ाई होगा वो तो दोनों का सम होगा। इधर क्यों कम बना और इधर क्यों ज़्यादा बना? तो इसका कारण क्या है, ये है, देखो इधर डोपिंग कम है, इसके रेस्पेक्ट में ये N प्लस है, यानी कि इधर डोपिंग ज़्यादा है। सॉरी, उल्टा बना दिया यार, गलत बना दी है, बिल्कुल गलत बनाए हैं, इसलिए क्योंकि जिधर डोपिंग ज़्यादा होता है उधर विड्थ कम होता है, यानी कि N प्लस है, इधर विड्थ बहुत कम बनेगा और इधर मॉडरेट डोपिंग है, यानी कि इसके अनुसार इधर डोपिंग कम है तो इधर विड्थ ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा W1 और इधर बनेगा W2। क्लियर है, तो यहाँ पे ये रिलेशन अब चेंज होगा, W1 जो है ग्रेटर देन W2 होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम थेथोलॉजी से भी बता सकते हैं, अभी बताएंगे। वैसे ही P प्लस टाइप है, ये N टाइप है, यानी कि ये हैवली डोप्ड है और ये मॉडरेट डोप्ड है। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, तो यहाँ पे ओबियसली इधर कम बनेगा और इधर ज़्यादा बनेगा। आया बात समझ में? चलिए, वैसे ही इसको समझो, ये दोनों साइड में P प्लस है, N प्लस है, तो दोनों साइड में डिप्लीशन विड्थ 9 के बराबर बनेगा, एकदम बिल्कुल कम बनेगा और इक्वल बनेगा। अगर इसको W1 बोल रहे हो और इस दूसरे को W2 बोल रहे हैं तो यहाँ पे भी W1 इक्वल टू W2 होगा, बट W1 और W2 का वैल्यू बहुत ही कम होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तीसरा जो पांचवा जो केस है, इसमें इधर P प्लस है, इधर N माइनस है, यानी कि ये हैवली डोप्ड है, ये लाइटली डोप्ड है, इसमें तो बहुत का अंतर हो जाएगा। इधर नेग्लिजिबल बनेगा, बहुत ही कम बनेगा और इधर बहुत ही ज़्यादा बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इधर हैवली डोप्ड है, जिधर डोपिंग ज़्यादा होगा उधर विड्थ क्या होगा, कम होगा, और जिधर डोपिंग कम होगा उधर विड्थ ज़्यादा होगा। ठीक है, कल के क्लास में या पिछले क्लास में मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि जब डिप्लीशन लेयर बनता है तो दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इक्वली डिफ्यूज होते हैं, मतलब ख़त्म होते हैं, वहाँ से हट जाते हैं।
मैं बताया था कि अगर 20 इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप सेमीकंडक्टर से गायब हो रहा है तो 20 होल्स एन पी टाइप सेमीकंडक्टर से गायब होगा। एन टाइप से 20 इलेक्ट्रॉन्स तो पी टाइप से भी 20 ही इलेक्ट्रॉन्स जाएगा। ठीक है, उसके बावजूद भी हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ पे n प्लस और p है तो यहाँ पे डिप्लीशन विड्थ कम ज़्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है थोड़ा सा समझोगे। ठीक है, ये वाला केस समझोगे। देखो अगर इक्वल कंसंट्रेशन का है तो इसका मतलब समझो थोड़ा सा। जैसे मान लो दो क्लासरूम है, यहाँ पे दो पैरेलल क्लासरूम है। ठीक है, इन दोनों क्लासरूम का साइज सेम है, सेम साइज का दोनों क्लासरूम है। ठीक है, और दोनों में बेंच भी इक्वल लगे हुए हैं। दोनों में बेंच इक्वल लगने का मतलब क्या है कि समझो कि यहाँ पे भी 10 बेंच लगे हुए हैं, 3 4 5 6 7, मान लो 7 ही लगा, इधर भी 7 बेंच लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और हर एक बेंच पे सोचो कि 5-5 स्टूडेंट बैठे हैं। ठीक है, हर एक बेंच पे 5-5 स्टूडेंट बैठे हैं। ठीक है, हर एक बेंच पे 5-5 स्टूडेंट बैठे हैं, और कोई बाहर से आता है और आपसे बोला जा रहा है, या क्लास में जो टीचर हैं उनसे बोला जा रहा है कि भैया 10-10 स्टूडेंट दोनों क्लासरूम से भेजिए। इस क्लास में जो टीचर बैठे हैं इनसे भी बोला गया 10 स्टूडेंट आप भेजिए, और इस क्लास में जो टीचर हैं इनसे भी बोला गया कि 10 स्टूडेंट भेजिए। तो जब यहाँ से 10 स्टूडेंट निकलेगा, यहाँ से 10 स्टूडेंट निकलेगा, तो कितना बेंच खाली होगा। तो ऑब्वियसली कहोगे कि सर यहाँ से 2 बेंच खाली हो जाएगा, यहाँ से भी 2 बेंच खाली हो जाएगा, और ये बेंच इक्वल डिस्टेंस पे लगाया हुआ था। यहाँ पे क्लास में बच्चों का डेंसिटी क्या है, सेम है। क्यों सेम है भाई, तो 7 बेंच है, 5-5 स्टूडेंट यहाँ पे भी बैठा हुआ है, यहाँ पे भी 7 बेंच है, 5-5 स्टूडेंट यहाँ पे भी बैठा हुआ है। तो जब ये खाली होगा तो दोनों साइड में इक्वल विड्थ से खाली होगा, दोनों साइड में इक्वल स्टूडेंट्स बाहर जाएंगे। आ गया समझ में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दूसरा केस क्या है भाई, इसको भी एग्जांपल से समझो। ठीक है, देखोगे क्या है यहाँ पे, क्या कहानी है। ये जो रूम है P प्लस है और यहाँ पे N प्लस है, यानी कि यहाँ पे जो बेंच लगा हुआ है, सोचो कि यहाँ पे भी 7-7 बेंच लगा हुआ है। ठीक है, इसमें भी 7 बेंच लगा हुआ है, यहाँ पे भी 7 बेंच लगा हुआ है, लेकिन ये N प्लस वाला एरिया है। N प्लस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन्स मतलब स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट का डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक बेंच पर सोचो कि 10 स्टूडेंट बैठे हैं। ठीक है, एक बेंच पे कितने स्टूडेंट बैठे हैं, 10-10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, और यहाँ पे इस क्लासरूम में एक बेंच पे 5 ही स्टूडेंट बैठे हुए हैं। थोड़ा समझोगे, दिमाग लगाओगे। ठीक है, इंजीनियर वाला, या फिर दिमाग में गोबर वोबर भरा होगा तो देख लेना, है ना। कोई बात नहीं, होता है ना, किसी किसी के दिमाग में गोबर वोबर भी भरा हुआ रहता है। तो यहाँ पे हर बेंच पे 10-10 से स्टूडेंट बैठे हैं, और यहाँ पे तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये P टाइप वाला क्लासरूम है, ये N वाला क्लासरूम है, किसमें स्टूडेंट का डेंसिटी ज़्यादा होगा, P वाले में कि N वाले में। तो ऑब्वियसली कहोगे कि N वाले में ज़्यादा होगा। अब कोई बाहर से आता है, बोला जा रहा है कि दोनों क्लासरूम से 10-10 स्टूडेंट बाहर आओ, तो यहाँ से 10 स्टूडेंट बाहर जाने का मतलब है कि 2 बेंच खाली होगा, और यहाँ से 10 स्टूडेंट बाहर जाने का मतलब है 1 बेंच खाली होगा। तो डिप्लीशन लेयर देखोगे, यहाँ पे इतना बनेगा और यहाँ पे इतना बनेगा, यानी कि यहाँ पे कम बनेगा, यहाँ पे ज़्यादा बनेगा। आया समझ में या नहीं समझ में आया। ये केस भी वैसा ही है, सिर्फ ये लेयर उल्टा हो गया। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या है भाई, तो हर बेंच पे 10-10 स्टूडेंट बैठे हैं। ठीक है, 10-10 स्टूडेंट बैठे हैं, 10 स्टूडेंट को बोला गया यहाँ से बाहर जाने के लिए, 10 स्टूडेंट यहाँ, तो इक्वल होगा, लेकिन ये कम होगा। 10 स्टूडेंट तो गया, लेकिन एक ही बेंच खाली हुआ। यहाँ पे पहला वाला केस में देखोगे, यहाँ पे जब 10 स्टूडेंट भेजना था तो 2-2 बेंच खाली हुआ था, यानी कि ये ज़्यादा चौड़ाई का बना था। लेकिन यहाँ से तो एक ही बेंच खाली होगा ना, क्योंकि एक बेंच पे 10 स्टूडेंट है, इस क्लासरूम में भी एक ही बेंच पे 10 स्टूडेंट है, तो एक ही बेंच खाली हुआ। यहाँ पे 2 बेंच खाली हुआ था। आया समझ में, P प्लस और N प्लस। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखोगे, यहाँ तो और अजीब सा केस है। यहाँ वाला केस क्या है, तो थोड़ा सा इसको भी मैं समझा देता हूँ, समझने का कोशिश करोगे। ठीक है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं है, कभी कभी हार भी जाते हैं। अच्छा, ये सब बात सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। देखोगे क्या कहानी है। अब यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब सोचो कि यहाँ पे 10-10 स्टूडेंट बैठे हैं, बहुत ज़्यादा है, और इसके रिस्पेक्ट में इसका डेंसिटी जो है ये P वाला है और ये N है। अब इसके रिस्पेक्ट में इसका डेंसिटी बहुत कम है। सोचो कि यहाँ पे हर बेंच पे 2 स्टूडेंट बैठे हुए हैं मस्ती में पूरा। ठीक है,
और यहाँ पे एक बेंच पे 10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं और यहाँ पे एक बेंच पे 2 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। अब यहाँ से 10-10 स्टूडेंट को भेजना होगा तो ऑब्वियसली इसका एक बेंच खाली होगा और इसका कितना बेंच खाली हो जाएगा, कितना बेंच बोलो, मन में ही बोल लो, तो 5 बेंच खाली होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर बनेगा ये छोटा सा बनेगा और यहाँ पे 5 बेंच खाली हो रहा है तो यहाँ पे डिप्लीशन विड्थ ज़्यादा बनेगा। ये बात एकदम अच्छे से याद रखना, ठीक है। ये रिलेशन भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा। इसको बना लेना, इसको अपने मन से बना लो। यहाँ पे दोनों साइड में इक्वल विड्थ का खाली होगा बट इसका चौड़ाई बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय।